नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑक्सीजन उपलब्धता स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए घर में 7 दिन का पृथकवास अनिवार्य किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% वृद्धि का अनुमान। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की। और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक तक अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करने की मंजूरी दी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आकाशवाणी समाचार श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करता है। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत में कोविड टीकाकरण कल 1 अरब 50 करोड़ 52 लाख का आंकड़ा पार कर गया। कुल टीकाकरण में से 87 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को पहला और 62 करोड़ 71 लाख लोगों को दूसरा टीका लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके थे। मंत्रालय ने बताया कि किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 99 लाख से अधिक टीके लग चुके हैं। पिछले साल 16 जनवरी को कोविड के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बीते साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 150 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि नए साल के पहले सप्ताह में ही हासिल कर ली है। कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि 150 करोड़ टीके लगाया जाना देश के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होने के नए संकल्प का प्रतीक है। भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर रहा है, वो भी 1 साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा कवच के रूप में ये टीके काफी महत्वपूर्ण हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में जुटे लोगों का आभारी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से लोगों का जीवन बचाना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कोविड एहतियाती उपायों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर, वैज्ञानिक, नवाचारियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का आभारी होना चाहिए। श्री मोदी ने कोविड के खिलाफ एकजुट प्रयासों और सभी पात्र लोगों से टीका लगवा लेने का आग्रह किया। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि इस संस्थान में राज्य के लोगों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी।
चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। इससे विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर रोगियों को सस्ता और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना किफायती और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के मामले में पूरी दुनिया में एक मानक बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। सरकार ने कहा है कि कोविड रोधी टीके के एहतियाती डोज के लिए नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। एहतियाती डोज स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से लगाई जानी है। सरकार ने कहा है कि कोविड टीके की दोनों डोज लगवा चुके ये लोग एहतियाती डोज के लिए समय निर्धारित करवा सकते हैं या किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर सीधे जा सकते हैं। इस बारे में निर्धारित कार्यक्रम आज जारी किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएसए संयंत्र, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर और वेंटिलेटर सहित सभी तरह की ऑक्सीजन आपूर्ति तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड महामारी के समयबद्ध और प्रभावी प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक की समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने देश में बढ़ते कोविड संक्रमण, विशेष रूप से ओमिक्रॉन की चुनौती पर जोर देते हुए कहा कि सभी ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच होनी चाहिए और उन्हें संचालन स्थिति में तैयार रखना चाहिए। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ औषधि तथा टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर दवाओं के उपलब्ध भंडार का विवरण भी अपडेट करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया 11 जनवरी से लागू होगी। अब विदेशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए घर में पृथकवास में रहना अनिवार्य होगा। भारत में आगमन के 8वें दिन आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यात्रा की योजना बना रहे सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा प्रारूप में जानकारी देना आवश्यक है। यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले यात्री को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। केंद्र ने कोविड काल में बिना रोक टोक के सामान और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हेल्प डेस्क और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इसके फोन नंबर हैं 011-2306-3554 और 2306-0625। ये नंबर सवेरे 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली में कल 17,335 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण की दर बढ़कर 17.73% हो गई है। पिछले वर्ष मई के बाद दिल्ली में संक्रमित होने वालों की यह सबसे अधिक संख्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इस समय 39,873 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 8,951 लोग संक्रमण मुक्त हुए और 9 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू हो गया है। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन कर्फ्यू से छूट की श्रेणी में आने वाले लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है। आवश्यक और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति है। डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों सहित सभी निजी चिकित्सा कर्मियों को पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी गई है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाकर यात्रा करने की छूट होगी। राजधानी दिल्ली में 8 और 9 जनवरी को सप्ताहांत कर्फ्यू को देखते हुए येलो और ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा 15 मिनट के अंतराल पर तथा अन्य लाइनों पर 20 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी। गुजरात सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में अचानक बढ़ोतरी के बाद नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
आधिकारिक घोषणा के अनुसार आज से 10 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली से 9वीं कक्षा तक की ऑफलाइन कक्षाएं 31 जनवरी तक बंद रहेंगी। गुजरात में जारी की गई नई मार्गदर्शिका के अनुसार रात्रि कर्फ्यू 10 बड़े शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आणंद और नडियाद शहर शामिल है। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए खुले में 400 लोग और बंद कमरे में 50% लोगों की सीमा रहेगी। सार्वजनिक और निजी परिवहन को 75% क्षमता के साथ रात्रि कर्फ्यू में छूट मिलेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमितों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। राज्य में एक सप्ताह में कोविड संक्रमितों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। इस दौरान औसत संक्रमण दर भी लगभग 5 गुना बढ़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। अब तक प्रदेश में 1,25,49,000 से अधिक नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। तो राज्य में 16,39,800 से अधिक किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक 6,18,000 से अधिक किशोरों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस तरह अब तक इस आयु वर्ग के करीब 40% किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में कल 40,925 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। मुंबई में सबसे अधिक 20,971 लोगों में संक्रमण पाया गया। राज्य में कल 14,256 मरीज स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट। बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि वर्तमान में मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनमें से 90% मरीजों में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। वर्तमान में नगर निगम के अस्पतालों में 35,000 बेड उपलब्ध है। साथ ही कोविड केयर सेंटर और निजी अस्पतालों में भी अतिरिक्त बेड उपलब्ध है। इसी बीच महाराष्ट्र में 346 डॉक्टर भी कोविड बाधित हो चुके हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर तनुजा नेसारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन। 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल, फर्क साफ है। जिस प्रदेश में हर नियुक्ति 2017 के पहले विवादित होती थी, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, 2017 के बाद 4.5 लाख नियुक्तियां हुई। कोई विवाद नहीं, न भाई भतीजावाद, न क्षेत्रवाद, न जातिवाद। हमारे नए उत्तर प्रदेश में बिना जातिवाद, बिना भेदभाव युवाओं को मिल रहा रोजगार है। इसीलिए फर्क साफ है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑक्सीजन उपलब्धता स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए घर में 7 दिन का पृथकवास अनिवार्य किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% वृद्धि का अनुमान। आंध्र प्रदेश में सरकार के राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष की गई। और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक तक अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करने की मंजूरी दी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.2% वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 7.3% की कमी आई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों में ये जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के 135,13,000 करोड़ रुपए जीडीपी के अस्थायी अनुमानों की तुलना में मौजूदा वित्तीय वर्ष में वास्तविक जीडीपी यानी स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 147,54,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। ये फैसला इस महीने से लागू हो जाएगा। कल अमरावती में कई कर्मचारी संघों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 से नया वेतनमान लागू होने पर 23% फिटमेंट की भी घोषणा की। वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे और बढ़ा वेतनमान बकाया महंगाई भत्ते के साथ जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जिन कर्मचारियों की कोविड से मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्यों को इस वर्ष जून के अंत तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने उन कर्मचारियों को मकान देने की भी घोषणा की जिनके पास अपना मकान नहीं है। इसके लिए जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल के 78 नवनियुक्त अधिकारी आज टेकनपुर में बीएसएफ अकादमी की दीक्षांत परेड के बाद देश की सुरक्षा में समर्पित बल में शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय खेल तथा युवा मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री ठाकुर ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैच 13 के नवनियुक्त सहायक कमांडेंट विभागीय की भव्य दीक्षांत परेड आज ग्वालियर के निकट सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई परेड मैदान में होगी। इस परेड में 3 महिला अधिकारियों सहित कुल 78 प्रशिक्षु राजपत्रित अधिकारी देश के संविधान की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ लेंगे। इन युवा अधिकारियों को 28 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और स्वस्थ बनाया गया है। परेड समारोह में सीमा सुरक्षा बल अकादमी के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के डॉग शो, चेतक शो और जांबाज शो भी आकर्षण का केंद्र होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टेकनपुर, ग्वालियर। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने फरवरी में चीन के पेइचिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों तक अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के कोर ग्रुप में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक में स्लालोम और जॉइंट स्लालोम स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। उन्हें ओलंपिक खेलों से पहले यूरोप में प्रशिक्षण और उपकरणों की खरीद के लिए टॉप्स के तहत 17,46,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम जनजातीय कल्याण के लिए सरकार की प्राथमिकताओं की चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का अनुमोदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वतंत्रता के इस अमृत काल में देश ने भारत की जनजातीय परंपराओं और वीर गाथाओं को व्यापक और सार्थक पहचान दिलाने का निर्णय लिया है। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। हमारे संवाददाता ने जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न कदमों के बारे में बताया। जनजातीय समुदायों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2021-22 में 7,484 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2021 के दौरान सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 35 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को 2,500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 तक देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। पिछले साल ऐसे 84 आदर्श स्कूलों की आधारशिला रखी गई थी। इसके अलावा जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त पहल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार रोज इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का, जिनका निधन 1884 में आज के ही दिन 8 जनवरी को हुआ था। बंगाल के एक जाने माने ब्रह्म समाजी नेता के रूप में उन्होंने एक नए विश्व धर्म नव विधान की स्थापना की। नव विधान यानी नया धर्म, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं के साथ पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम विचारों को शामिल करना था। एक युवा के रूप में भी केशव की प्राथमिक चिंता एक विश्व धर्म की तलाश करना था। 1857 में कॉलेज जीवन में ही उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एकेश्वरवादी धार्मिक सोसाइटी गुडविल फ्रेटर्निटी की स्थापना की। इस संगठन की एक बैठक में केशव की मुलाकात पहली बार विख्यात ब्रह्म समाजी नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से हुई। वेदांतवाद से प्रभावित केशव 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और 1858 तक इसके प्रमुख नेता बन गए। केशव ने नए विचारों और नई गतिविधियों को शामिल कर ब्रह्म समाज संगठन को एक नया रूप दिया। 1862 में धर्म समाज आचार्य बनाए जाने के बाद केशव ने जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसे प्रचलनों को त्यागने की अपील की तथा विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह के प्रबल प्रचारक बन गए।
स्त्री शिक्षा केशव की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। उन्होंने बाम बोधनी सभा के शिक्षा संबंधी प्रयासों का सक्रियता से समर्थन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ मतभेदों के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम से एक नई सोसाइटी गठित की। 1881 में केशव ने पूरब और पश्चिम के सामंजस्य पर आधारित एक नए समन्वयवादी धर्म नव विधान की आधिकारिक रूप से स्थापना की। भारत के इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी मधु लिमय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1995 में 8 जनवरी को हुआ था। मधु लिमय का जन्म 1 मई 1922 को पुणे में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1938 से 1948 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 1955 में उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गए। 19 महीने से भी अधिक समय तक वे पुर्तगाली कारावास में रहे। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मधु लिमय ने 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी और नारी अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली सशक्त लेखिका आशा पूर्णा देवी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1909 को कलकत्ता में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में बड़ी हो रही आशा पूर्णा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना विकसित हो रही थी। आशा पूर्णा देवी की 3 सशक्त कृतियां प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा में औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत तक महिला मुक्ति का जीवंत चित्रण है। आशा पूर्णा देवी की कृतियां स्त्री पुरुष भेदभाव को उजागर करती हैं। उनकी लघु कथाओं और उपन्यासों में बंगाल की मध्य वर्गीय महिलाओं की स्थिति का वर्णन है। इनमें महिलाओं के शोषण, दमन, आक्रोश, बढ़ती जागरूकता और अंततः विद्रोह का चित्रण है। সম্পাদক তো রাজকুমার চক্র, উনিই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যদি আমাকে লেখিকা করার জন্য যদি কারোর কোনো কৃতিত্ব থাকে তো উনি প্রথম লেখাটা ফেরত তো দিলেনই না, সমাদরে ছাপলেন এবং তক্ষুনি লিখলেন যে তুমি গল্প লিখতে পারলে লেখো। साहित्य, विशेषकर महिला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1976 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 13 जुलाई 1995 को आशापूर्णा देवी का निधन हो गया। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये विभिन्न स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। इस महान नारीवादी लेखिका को आकाशवाणी का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में देर रात से तेज बारिश हो रही है। मुंबई में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। जम्मू में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। गिलगित में वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। गुवाहाटी और आइजोल में मध्यम कोहरा तथा इम्फाल में घना कोहरा छाया रहेगा। और अब देवेंद्र, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई को हिंदुस्तान सहित सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है, शीर्ष अदालत ने पीएम दौरे से जुड़े सुरक्षा इंतजामों के सभी रिकॉर्ड सीलबंद करने के दिए आदेश। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, जारी रहेगा आरक्षण, अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑक्सीजन उपलब्धता स्थिति की समीक्षा की। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% वृद्धि का अनुमान। आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।